तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 17 मई का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 16 मई। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदाय के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित कर रहा है? इसका सही आंसर होगा कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फिक्सर लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा जापान ने। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दुनिया के पहले 6G का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया। यह 5G की तुलना में 20 गुना से तेजी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। इस खास तरह के डिवाइस को कई कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी ने किसे अनमेप्टियो का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा एलन नोडेहो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? इसका सही आंसर होगा सुनील छेत्री ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा AITMC वेंचर्स। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। AITMC वेंचर्स लिमिटेड को कृषि ड्रोन विराज के लिए डीजीसीए का पूरा सर्टिफिकेशन हासिल किया। कंपनी के सीईओ हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज यूएस को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ? इसका सही आंसर होगा गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही आंसर होगा ढाका में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बिम्स्टेक यह बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है। बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूहों की तीसरी बैठक 12 और 13 मई 2024 को ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सूनथ्रॉन चैपियनदीपम ने की, क्योंकि थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेट करता है। इसी के साथ हमारे करंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनको डिटेल में जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है बिजनेस से। तो चलिए जानेंगे। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 16 मई को केंद्र सरकार ने घरेलू
स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपये प्रति मेट्रिक टन कर दिया है। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इससे पहले सरकार ने 1 मई को विंडफॉल टैक्स 9,600 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति मेट्रिक टन कर दिया था। एक महीने पहले 16 अप्रैल को समीक्षा में विंडफॉल टैक्स को 6,800 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,600 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। डीजल, पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 0 पर बनाए रखा। रिफाइनरियों को डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर मिल रही छूट आगे भी बरकरार रहेगी। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, महिंद्रा का चौथी तिमाही में मुनाफा 32% बढ़ा। 16 मई को ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2023 और 24 की चौथी तिमाही की प्रॉफिट रिपोर्ट जारी की। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31.5% बढ़कर 2,038 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 1,549 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू यानी आय 11.2% बढ़कर 25,109 करोड़ रही। पिछले साल की इसी अवधि में यह 22,571 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 21.10 रुपए के फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश का भी ऐलान किया। कंपनियां अपने शेयर होल्डरों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बिक्री 2,15,280 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट में चौथी तिमाही में 71,039 ट्रैक्टर बिके, जो पिछले साल की तुलना में 20% कम है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है निधन से, तो चलिए जानेंगे। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन। 15 मई को राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। जयपुर की फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थीं। आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बेनीवाल अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1954 में आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर की थी। वह विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 7 बार विधायक बनी। 1954 में कमला राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। 11 साल की उम्र में कमला ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मान नवाजा था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानेंगे। पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली। 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। साथ ही उन्होंने CAA के तहत
हर एक शरणार्थी को नागरिकता देने का ऐलान किया। ये हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इन लोगों में अर्जुन, लक्ष्मी, चंद्रकला, भावना, हरजी, यशोदा, हरीश कुमार के नाम हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में CAA लागू किया था। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 2016 में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया था। दिसंबर 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से इससे जुड़ा बिल पास हुआ। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। श्रीलंका में फोन पे ने UPI लॉन्च किया। 15 मई को भारतीय डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की। इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंकपे के साथ डील साइन की है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। अब यूजर श्रीलंका में भी फोन पे का इस्तेमाल कर सकेंगे। श्रीलंका में टूरिस्ट लंकपे का QR कोड स्कैन कर फोन पे से पेमेंट कर सकेंगे। राशि एक्सचेंज रेट के आधार पर भारतीय रुपयों में कटेगी। फोन पे को भारत में अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। देश में फोन पे के 52 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। फोन पे पर लगभग 3.8 करोड़ मर्चेंट कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। नीरज चोपड़ा को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गोल्ड मिला। 15 मई को भुवनेश्वर में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर जैवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जैवलिन थ्रो में कर्नाटक के DP मनु ने सिल्वर मेडल जीता। महाराष्ट्र के उत्तम बाला साहेब पाटिल तीसरे स्थान पर रहे। मनु का बेस्ट थ्रो 82.6 मीटर और पाटिल का बेस्ट थ्रो 78.39 मीटर दूर गया। एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट किशोर जेना अपने होम ग्राउंड पर मेडल नहीं जीत सके। किशोर जेना 5वें नंबर पर रहे। उनका बेस्ट थ्रो 75.49 मीटर रहा। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंक एंड रिपोर्ट से, तो चलिए जानेंगे। 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर 6.7%। 15 मई को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी को लेकर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रह रहे 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में यह दर 6.7% रही। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एक साल पहले इसी अवधि में 6.8% थी। अप्रैल-जून 2023 और जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही में यह 6.6% थी। दिसंबर-अक्टूबर 2023 में यह 6.5% हो गई थी। शहरी इलाकों में 15 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं में बेरोजगारी दर 8.5% रही, जो पिछले साल की जनवरी-मार्च तिमाही में 9.2% थी। अप्रैल-जून 2023 में यह 9.1%, जुलाई-सितंबर 2023 और अक्टूबर-दिसंबर 2023 में यह 8.6% रही। शहरी इलाकों के पुरुषों में 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गई, जो पिछले साल इस अवधि में 6% थी।
अप्रैल जून 2023 में यह 5.9%, जुलाई सितंबर 2023 में यह 6% और अक्टूबर दिसंबर 2023 में यह 5.8% रही। देश के कुल लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। अगर आपको आज का हमारा करंट अफेयर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।